ओके, स्क्रीन शो होगी आपको? नो सर, अभी नहीं हुई। अच्छा हो गई है। अच्छा। देखें, आपका जो टेस्ट फेज था उसमें हमने एक हेल्थ ऐप बनानी थी, और हेल्थ ऐप का मकसद ये था कि जो भी यूजर का डेटा इंटर हो उसको हम शो करवा दें, दैट्स इट। तो अब आपकी जो पिछली 4 क्लासेस हुई हैं उसके अंदर मैंने लॉगिन का तरीकाकार, टेबल बनाने का तरीकाकार, वो सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस की हैं। तो आज जो है वो हम आपके जितने भी पेजेस हैं ना आपके इसमें टेस्ट फेज के अंदर, आज हम उन सबको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो आपने वो पूछ लेने हैं, अदरवाइज मैं एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि फिर आप इसकी आराम से खुद तैयारी कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो आपका ये लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज कैसे काम करता है ये पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता भी दिया था, बल्कि ये पूरा टेस्ट पेज हमने डिज़ाइन भी किया था, जिसकी आई थिंक सो वीडियो क्लास 4 वाली लेक्चर में है, वो आपको मैंने सेंड किया था, आपने देखी होगी शायद। यस सर, देखिए। ठीक हो गया। तो इसका पहले हम कोड निकाल लेते हैं कि हमारे पास इसका कोड किधर पड़ा हुआ है। देखिए, हर किसी स्टूडेंट ने और आपने भी अपना जैम्प इंस्टॉल करके और उसके अंदर जो है वो अपना कोड रखा हुआ होगा कहीं ना कहीं पे। तो मैंने भी अपना कोड यहाँ पे रखा हुआ है, ये प्राइवेट ट्यूटर के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर मेरे पास ये वाला कोड है index.php। देखिए, जब आप अपना प्रोजेक्ट जो है उसका यूआरएल ओपन करते हैं तो अगर उसके आखिर में पेज का नाम ना लिखा हुआ आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंडेक्स वाला पेज है। तो इंडेक्स वाला पेज जो है इसको हम ओपन करते हैं। ये इंडेक्स वाला पेज है आपके पास। इसमें जो चीज़ें, अब ज़ाहिर बात है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ लाजमी तो पूछ लीजिएगा। जैसे सही। HTML का पेज स्टार्ट हुआ है, फिर हेड का टैग है, टाइटल हमने दिया हुआ है, फिर हमने CSS की जो फाइल यूज़ की है उसका लिंक हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसके बाद ये बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर मैंने डिव्स बनाए हैं 2। उन डिव्स के बाद मैंने फिर एक और डिव बनाया जिसके अंदर मैंने आपकी हेडिंग लिखी है। फिर मैंने एक टैग लगाया बोल्ड का जिसमें लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। फिर मैंने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म पे भी बड़ी डिटेल से लास्ट क्लास में जो है वो हुई थी, डिस्कशन हुई थी कि फॉर्म कैसे काम करता है। बेसिकली एक किस्म का आप ये कह रहे हैं कि डाक जिस तरह पोस्ट करते हैं वैसा सिस्टम है। जितनी चीज़ें इसके अंदर होती हैं वो आप भेज देते हो सर्वर की तरफ। फिर सर्वर आगे से उन चीज़ों को बाय नेम अलग अलग हैंडल करता है और डिसाइड करता है क्यूरी के ज़रिए से कि उनको डेटाबेस में सेव करना है या अपडेट करना है या जो भी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए फॉर्म के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहला इनपुट टैग, दूसरा इनपुट टैग और तीसरा बटन का टैग है। अब पहला जो इनपुट और दूसरा इनपुट टैग है इसमें पहले में यूजर नेम और दूसरे में पासवर्ड हम लिखेंगे। इनपुट टैग बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स को कहते हैं। तो अब आगे से जो ये दूसरा इनपुट टैग है इसकी टाइप है पासवर्ड। तो इसकी टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखने से क्या हो जाएगा कि अगर हम कोई भी चीज इस डब्बे के अंदर लिखना शुरू करते हैं तो वो डॉट्स में लिखी हुई नजर आएगी। हमें उसको देखने के लिए ये आगे आई पे ये जो आंख सी बनी हुई आ रही है इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये शो होगा। तो ये इसकी टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड रखने का नतीजा है इस इनपुट टैग का। उसके बाद हमने सॉरी, उसके बाद हमने यहाँ पे अम, एक बटन बनाया है। 1 सेकेंड। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन बनाया है। बटन जो है इसका हमने इसके टाइटल भी लॉगिन रखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी लॉगिन है, नाम इसका इंटर है। अच्छा, इसके बाद इसी के नीचे इसका PHP का कोड है। ये PHP का कोड किस चीज़ का है, ये जो अभी हमने लॉगिन करना है उसका कोड है ये सारा। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो बटन है उसका नाम था इंटर। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि आया जो ये PHP का कोड है ये इंटर वाले बटन के दबाने से ही चला है या वैसे चल गया। तो अगर तो मैंने इंटर वाला बटन प्रेस किया है, यानी कि बाय पोस्ट जो चीजें मुझे मिली हैं उनमें से अगर इंटर वाला बटन भी था तो तब ये नीचे वाले सारे काम हो। इस लाइन का सिर्फ ये मकसद है कि इंटर वाला बटन प्रेस होगा तभी नीचे वाला कोड चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। तो ये इस बात को मेक श्योर करने के लिए है कि अगर आपके एक ही पेज पे 2-3 बटन हो तो उसी बटन से आप लॉगिन हो जिस पे लॉगिन लिखा हुआ है, ऐसा ना हो किसी और बटन के दबाने से लॉगिन हो जाए। ये उसके लिए है। फिर हमने जो हमारे पास दोनों चीज़ें आई थी बाय पोस्ट, उनको हमने अलग अलग करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया। बाय पोस्ट यूज़र नेम को यूज़र नेम में और बाय पोस्ट आने वाले पासवर्ड को पासवर्ड में स्टोर किया।
उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्यूरी लगाई है, माई एसक्यूएल क्यूरी। उसके अंदर हमने सिलेक्ट क्यूरी लगाई है। सिलेक्ट क्यूरी जो होती है ये डेटाबेस से डेटा रीड करने के लिए होती है, मंगवाने के लिए होती है। तो हमने डेटा मंगवाया है, मैंने क्यूरी में क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, यूजर वाले टेबल से सारी डिटेल्स ले आओ। आगे मैंने शर्त दी है, मैंने कंडीशन क्या दी है जी, मेरी शर्त है कि जहां पे ईमेल बराबर हो मेरे दिए गए यूजर नेम के और पासवर्ड बराबर हो मेरे दिए गए पासवर्ड के। तो ये अगर शर्तें पूरी होंगी तो सारा डेटा आ जाएगा, अदरवाइज हमें एरर शो हो जाएगा। यानी कि हमारे अगर इस क्यूरी के चलने के दौरान कोई भी एरर आया तो वो एरर हमें शो हो जाएगा, वरना ये क्यूरी सही तौर पे चल पड़ेगी। और जो भी इसका जवाब होगा वो डॉलर रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब वो जो जवाब है उसको हम फेच अरे की मदद से एक टेबल बना के डॉलर रो में रखेंगे, और फिर मैं डॉलर रिजल्ट के अंदर रोज को काउंट कर रहा हूँ कि मेरे डॉलर रिजल्ट के अंदर कितनी रोज मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि जवाब तो जो मेरा आया वो डॉलर रिजल्ट में स्टोर हो गया है। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कितने जवाब मेरे पास आए हैं। तो जो भी जवाब काउंटिंग का होगा वो मैं डॉलर काउंट में रख लूंगा। और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर काउंटिंग जीरो है, इक्वल्स टू जीरो, ये डबल इक्वल्स टू लगाने का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करने। तो अगर तो मेरा काउंट इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि मेरे पास एक भी रिजल्ट नहीं आया, तो मैं लिख दूंगा अलर्ट में, यानी कि मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा जिसमें लिख जिसमें लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज सिक्योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अदरवाइज अगर मेरी जो काउंटिंग है वो जीरो से बड़ी है, यानी कि मेरे पास एक भी यूजर ऐसा आ गया है जिसकी यूजर नेम और पासवर्ड मेरे यूजर नेम और पासवर्ड से मिलते जुलते थे, तो मैं क्या करूंगा, सेशन स्टार्ट करूंगा। सेशन स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप लोग अपना एलएमएस में लॉगिन करते हो। तो अगर थोड़ी देर तक आप एलएमएस को ऑपरेट ना करो तो वो क्या देता है कि सेशन इज एक्सपायर्ड। तो सेशन जो होता है वो टेम्परेरी इजाजतनामा होता है किसी भी चीज को यूज करने का। तो आप ये समझ लें कि जब हमने लॉगिन करना है तो जो भी बंदा लॉगिन हो रहा है उसे हमने एक इजाजतनामा देना है कि तुम इस वेबसाइट को 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए यूज कर सकते हो। वो सेशन जो है कितने घंटे का होता है, कितने मिनट्स का होता है, वो वेब ब्राउजर को डिसाइड करता है। तो सेशन हमने स्टार्ट कर दिया। अब जो सेशन को आईडी हमने देनी है, यानी सेशन हम स्टार्ट करते हैं, इजाजतनामा हम दे रहे हैं, तो इजाजतनामे में फिर हम उसको आईडी भी बताते हैं। यानी एक अगर आप किसी बड़े इदारे में जाएं तो वो आपको विजिटर कार्ड देते हैं कि ये कार्ड पहन के आप अंदर जाएं। तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे सेशन आईडी दी, और सेशन आईडी के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, जो भी यूजर इस वक्त लॉगिन हुआ है उसकी जो आईडी थी, क्योंकि डेटा सारा तो डॉलर रो में पड़ा हुआ है। तो डॉलर रो में से हमने यूजर आईडी को निकाल के उसको सेशन आईडी बना दिया। फिर क्या बोला, हेडर। हेडर का मतलब होता है चले जाओ। वन सेकेंड। हेडर का मतलब होता है चले जाओ। तो कहाँ चले जाओ, लोकेशन हम उसे बता रहे हैं कि पेशेंट्स डॉट PHP वाले पेज पे चले जाओ। तो मैं लॉगिन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, admin@vu.com 123। मैं लॉगिन हो चुका हूँ और ये मैं पेशेंट्स वाले पेज पे आ गया हूँ। ठीक है जी। अब आपके टेस्ट फेज की रिक्वायरमेंट थी कि जी आपका नाम और आईडी लिखी हुई हो, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, ये आपका पेशेंट्स वाला पेज आ गया। अब पेशेंट्स वाले पेज में हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी कि जितने पेशेंट्स भी मैंने ऐड किए हुए हों उन सब का डेटा मुझे नजर आ रहा हो, और इस फॉर्म में नजर आ रहा हो जिस फॉर्म में ये भी आपको नजर आ रहा है कि पहले फर्स्ट नेम हो, फिर लास्ट नेम, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, उसके बाद हाइट हो, और हाइट के अंदर 3 तरीके से हाइट हमें शो हो रही हो। सेंटीमीटर्स में अलग शो हो रही हो, फीट्स में अलग और मीटर में अलग। तो ये फिर आपको सेंटीमीटर, फीट और मीटर्स में अलग अलग शो हो रही है। इसी तरह वेट जो है वो पाउंड्स में और केजी में अलग अलग शो हो रहा हो, जैसे ये पाउंड्स में और आगे फिर केजी में शो हो रहा है। फिर एड्रेस हो, फिर कांटेक्ट हो और फिर ईमेल हो। तो ये हमने जितने भी यूजर ऐड किए हुए हैं वो सारे हमें यहाँ पे शो हो। पहला काम तो ये था। तो टेबल किस तरह से बनाते हैं और टेबल के अंदर डेटा किस तरह से शो होता है, ये भी लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा था कि टेबल के अंदर डेटा कैसे शो किया जाता है, लेकिन मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा अभी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो नया यूजर ऐड करना है उसका क्या तरीकाकार है। तो ये ऐड पेशेंट वाली यहाँ पे एक बटन सा दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म के अंदर आपने ये सारा डेटा फिलअप करना है। अब ये सारा डेटा जो आपने यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे हम इसको सेव करेंगे तो वो हमें वहां पे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं नया यहाँ पे यूजर ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे अहमद अली, अहमद अली
डेट ऑफ बर्थ इसकी हम देते हैं 12/12/1995, हाइट इन सेंटीमीटर 173, वेट इन पाउंड 250, पाकिस्तान, कॉन्टैक्ट नंबर 123 123 1, ईमेल होगा ahmad@bu.com। ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे मैसेज शो होगा, अ न्यू पेशेंट डेटा हैज बीन एडेड। ओके पे करूंगा, ये मुझे तीसरे पेशेंट का डेटा टॉप पे शो हो गया। तो इस तरह से ये दो काम आपने करवाने थे अपने टेस्ट फेज के अंदर। एक तो डेटा शो करवाना था जितने भी यूजर आपके पास हैं, और दूसरा यूजर को ऐड करवाना था। तो सबसे पहले ये जो डेटा शो हो रहा है, ये हम देख लेते हैं कि किस पेज पे है। ये देखें, पेज का नाम ऊपर यूआरएल में है patients.php। ये फाइल हम ओपन कर लेते हैं। इस फाइल में देखें, सबसे पहले तो मैंने डेटाबेस की जो फाइल है वो और सेशन की जो फाइल है, इन दोनों फाइलों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। लास्ट क्लास में जब हमने नया एक पेज बनाने की, डेमो पेज बनाने की प्रैक्टिस की थी, तो उस पर मैंने आपको बताया था कि ये जो इंक्लूड वाला लफ्ज होता है ये हम क्यों यूज करते हैं, और डेटाबेस की फाइल हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो बजाय इसके कि पूरा कनेक्शन जो है वो दोबारा से बनाए, डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो डीबी में बना हुआ है, तो हम पूरी वो फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है जी, इसलिए हम फाइल्स इंक्लूड करते हैं। उसके बाद वही बाकी सेम चीजें हैं, टाइटल है, फिर CSS की फाइल्स के लिंक हैं, बाकी फाइलों के लिंक हैं जो, और हमने बूटस्ट्रैप की फाइलें यूज़ की हैं, या डिज़ाइन वाली जितनी भी फाइलें हमने यूज़ की हैं। और ये फालतू भी कुछ हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप डिलीट कर दीजिएगा। ये डेट पिकर वाला है, ये डिलीट कर दीजिएगा बेशक। ये भी डिलीट कर दें, डेट पिकर। प्रिंट वाला भी डिलीट कर दें, बूटस्ट्रैप DT वाला डिलीट कर दें, डेटा टेबल्स वाला भी बेशक आप डिलीट कर दें, बूटस्ट्रैप JS भी डिलीट कर दें, jQuery.js भी डिलीट कर दें, फॉन्ट ऑसम भी डिलीट कर दें, और दैट्स इट। ये आपने बेशक डिलीट भी कर दें, इससे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये सॉरी, ये स्क्रिप्ट भी फालतू है, ये आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए है, यानी मेन प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी ये फालतू है, बेशक इसको आप डिलीट करना चाहें तो कर दें। ये स्क्रिप्ट से लेकर और ये नीचे स्क्रिप्ट तक, जहाँ पर ये एंड लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, ये आप अपने उसमें से डिलीट कर दीजिएगा। सेव। अच्छा, उसके बाद ये स्टाइल हमने यहीं पे CSS का कुछ बताया है, लोगो बैनर का, लेकिन अभी हमने चूंकि लोगो बैनर यूज कोई नहीं करना, ये स्टाइल भी आप डिलीट कर सकती हैं। उसकी वजह यह है कि अभी मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शुरू में इसको बनाया था, फिर मैंने सादा किया ताकि आपकी कोडिंग कम से कम हो। तो ये जो मैं चीज़ें सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा, आप यहाँ से पॉज करके देख सकती हैं कि कौन कौन सी चीज़ मैंने डिलीट किया, तो वो आप एज इट इज डिलीट कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद हमने ये डिव्स बनाए। उस डिव्स के अंदर हमने ये एक और डिव मैंने बनाया है जिसकी आईडी है नैव बार। आईडी या क्लास, दोनों में से जो लफ्ज मर्जी लिखें, मतलब दोनों का एक ही होता है। जब हम आईडी या नैव क्लास लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम CSS वाली फाइल के अंदर हमने कोई ना कोई डिजाइन बनाया हुआ है, और वो डिजाइन इसके साथ लिंक हो जाएगा। मिसाल CSS का जो पेज है हमारा, उसका नाम है home.css, तो उसके अंदर नैव बार नामी डिजाइन पड़ा होगा। अब जब मैंने इस डिव को ये आईडी असाइन किया है, तो वो डिजाइन ऑटोमेटिकली इस डिव पे लग जाएगा। अब इस डिव के अंदर है क्या, दो बटन है। एक पहले बटन का नाम है पेशेंट लिस्ट, दूसरे का नाम है लॉग आउट। तो पेशेंट लिस्ट पे क्लिक करने से ये employees.php जहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने ये पेशेंट्स लिख लेना है, क्योंकि ये पेशेंट्स है, एम्प्लॉयज नहीं है। patients.php पे हम चले जाते हैं, लॉग आउट पे क्लिक करने से हम लॉग आउट हो जाते हैं। ये बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद हमारा मेन शुरू हुआ है पेज, उस पे ये आपका नाम लिखा हुआ है। ये जो लेजेंड और ये H3 और ये सेंटर है, लेजेंड का मतलब होता है जो टेक्स्ट होता है उसको खाली थोड़ा सा उभार के बड़ा करके लिखना। H3 का मतलब होता है तीसरे नंबर वाली हेडिंग। सेंटर का तो मतलब सेंटर ही होता है। अच्छा, इसके बाद हमने एक मॉडल बनाया है। अच्छा, मॉडल क्या चीज़ होती है, ये जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब भी हम सफ़े पे कोई चीज़ बनाते हैं ना किसी डिव के अंदर, अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज में लिख दें कि ये गायब हुआ है, तो वो हमें नजर नहीं आता। जैसे ये देखें, मैंने ये वाला मॉडल बनाया है, ये जिसके ऊपर ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ भी है मॉडल, ये मैंने मॉडल बनाया है। और इसकी क्लास देखें, मैंने क्लास में क्या लिखा हुआ है, मॉडल
हाइड और फेड, यानी छुपा हुआ, और फेड का मतलब है मध्यम। तो ये जो मॉडल यानी कि इसके नीचे ये जो कुछ भी है ये सब कुछ छुपा हुआ है। तो ये सामने कब आएगा? ये देखिए इसके ऊपर ये बटन है ऐड पेशेंट वाला, इसके अंदर ये देखें एक लफ्ज लिखा हुआ है डेटा टॉगल, डेटा टॉगल लिखा हुआ है और आगे लफ्ज लिखा हुआ है मॉडल। इसका मतलब ये है कि जब जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो जो जो भी मेरा मॉडल है वो मुझे सामने नजर आना शुरू हो जाएगा, डाटा टॉगल हो जाएगा। टॉगल का मतलब है ऑन ऑफ करना, यानी अभी छुपा हुआ है तो नजर आ जाएगा, नजर आ रहा है तो छुप जाएगा। तो ये बटन उस लिए है। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन से मॉडल्स को ये हमें सामने दिखाएगा? तो इसका एचरेफ देख लें। एचरेफ का मतलब होता है कौन से लिंक को इसने ओपन करना है। उसमें लिखा हुआ है हैश एड प्रोडक्ट्स। तो ये हैश एड प्रोडक्ट का मतलब है कि ऐसे मॉडल को ये ओपन करेगा जिसकी आईडी एड प्रोडक्ट्स है। सॉरी, एड प्रोडक्ट नहीं, पेशेंट्स है यहाँ पे, ये पेशेंट्स कर लीजिएगा खुद ही, और यहाँ से इसको पूरा कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर लीजिएगा। तो पेशेंट्स जो है इस वाले मॉडल को इसने हमें शो कराना है। अब उस पेशेंट वाले मॉडल के अंदर है क्या? सबसे पहले तो एक डिव बना के हमने हेडिंग दी है जिसमें लिखा हुआ आएगा ऐड न्यू पेशेंट। फिर उसके बाद एक और डिव है जिसकी क्लास है मॉडल की बॉडी, यानी यहाँ से वो मॉडल शुरू हो रहा है। उसके अंदर फॉर्म बनाया हुआ है। फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या काम करता है। फॉर्म मेथड इसका पोस्ट है, यानी डेटा सारा ये पोस्ट कर देगा। किस जगह पे डेटा पोस्ट करेगा? इस सफे पे एड अंडरस्कोर पेशेंट डॉट php पे। नीचे हमने टेबल बनाया है, टेबल की क्लास है प्रोडक्ट टेबल। सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग 5-5 है। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होती है कि टेबल के अंदर जो एक खाना होता है ना, उस खाने के अंदर जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो, जो लिखाई आपने लिखी है उसका टेबल के खाने की जो लाइनें हैं उनसे कितना फासला है। ये मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा समझा दूं। मिसाल के तौर पे ये आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर आपके पास बल्कि टेबल नहीं, ये आपके पास एक खाना है, टेबल का खाना कोई भी, और उसके अंदर आप यहाँ पे कुछ लिखते हो। तो जो कुछ भी आपने लिखा है उसका टेबल की बैरूनी लाइनों से जितना फासला होता है उसको हम सेल पैडिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो सेल स्पेसिंग होता है दोनों खानों का आपस में फासला। तो ये हमने यहाँ पे दोनों चीजें बता दी हैं। फिर आगे हमने क्या किया है, एक रो बनाई है टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये तो आपको पता है। तो टेबल के अंदर हमने एक रो बनाई है। रोज बनाने के लिए TR हम लिखते हैं, और हर रो के अंदर हमने फिर 3 खाने बनाए हैं। हर रो के अंदर हमने 3 खाने बनाए हैं। जो पहला खाना है उसके अंदर हमने हेडिंग लिखी हुई है कि क्या चीज जो है वो हम मांग रहे हैं। दूसरा खाना हमने खाली छोड़ा हुआ है, और तीसरे खाने में फिर हमने वो डब्बा लगाया हुआ है जिसके अंदर हमने लिखना है। ये कौन से मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ? इसकी, ये ऐड पेशेंट पे क्लिक करने से, सॉरी वंस अगेन, ये ऐड प्रोडक्ट्स, इसको फिलहाल ऐड प्रोडक्ट्स ही रहने दें, फिर हम इसको चेंज करेंगे बाद में। ये चल क्यों नहीं रहा? ओहो अच्छा सॉरी, ये स्क्रिप्ट इनमें से एक डिलीट नहीं करना। बहरहाल ये स्क्रिप्ट पड़े रहे, नीचे वाला ये डिलीट कर दीजिएगा बेशक, ये वाला जो लिखा हुआ है ये बेशक डिलीट कर दीजिएगा, स्टाइल भी डिलीट कर दीजिएगा। ये जो ऊपर वाले हैं ये बेशक पड़े रहे। अच्छा, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट नेम, उसके बाद ये खाली स्पेस है, फिर आगे डब्बा है। इसी तरह फिर अगली रो में लास्ट नेम, फिर खाली स्पेस है, फिर अगला डब्बा है, फिर उससे अगले में इसी तरह बाकी सारी चीजें हैं। तो ये फॉर्म हमने जो बनाया है ये बना हुआ है। रोज शुरू होती हैं, उनके अंदर 3-3 डब्बे हैं। डब्बे के लिए हम TD का कोड इस्तेमाल करते हैं। हम हेडिंग देते हैं, फिर एक डब्बा खाली छोड़ते हैं ताकि थोड़ा फासला आ जाए, फिर अगले खाने के अंदर हम इनपुट का टैग लगा देते हैं। इसी तरह से हमने ये सारे बॉक्सेस फिलअप किए। आखिर में जाके हमारा बटन लगा हुआ है जिसका नाम है सबमिट, और उस पर लिखा हुआ आएगा ऐड प्रोफाइल। ये देखें, ये लिखा हुआ है ऐड प्रोफाइल। ये वो बटन है जिसको क्लिक करने से मेरा फॉर्म जो है वो डेटा को पोस्ट कर देगा। साथ एक और बटन है जिसका नाम है कैंसिल। ये किधर लिखा हुआ है? ये देखें, वैल्यू इज इक्वल टू कैंसिल। अगर इसको मैं क्लिक करता हूं तो मैं वापस पेशेंट्स डॉट php वाले पेज पे वापस आ जाता हूँ। जैसे ये मैंने अभी इसको कैंसिल किया, मैं इस पेज पे आ गया, फिर ऐड पेशेंट पे क्लिक करूंगा, मेरे फॉर्म सामने आ जाएगा।
ये मेरा फॉर्म का डेटा था। अब इसी पेज पे चूंकि ये टेबल भी शो हो रहा है जिसमें हमारे पास सारा यूजर्स का डेटा शो हो रहा है, तो टेबल भी हम देख लेते हैं। ये हमने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर फिर हमने ये एक टेबल हेड बनाया, टेबल हेड के अंदर हमने टेबल रो बनाई, और रो के अंदर मैंने ये सारी जो है वो हेडिंग्स लगाई। पहली जो रो होती है ना, उसके अंदर जो भी हम खाने बनाते हैं उनको हम टी एच से लिखते हैं, टी डी से नहीं लिखते, क्योंकि वो हेडिंग्स होती हैं। जो सादे खाने होते हैं उनको फिर हम टी डी से लिखते हैं। अच्छा, तो ये हमने पहली रो बनाई, उसके अंदर हमने ये टेबल के सारे खानों की हेडिंग दी कि कौन कौन से कॉलम्स का डेटा हम इसमें शो करेंगे। फिर उसके बाद टेबल का हेड खत्म हुआ, टेबल की बॉडी स्टार्ट हुई, उसमें हमने पीएचपी का कोड लगा के क्यूरी लगाई है। तो टेबल में से मैं क्या मंगवा रहा हूँ, मैंने क्यूरी लगाई, मैंने बोला कि सिलेक्ट करके लाओ सारी चीजें फ्रॉम यूजर्स वाले टेबल से जहां पे यूजर की टाइप इज इक्वल टू 1 हो। अब ये लिखना क्यों जरूरी था, क्योंकि उसी टेबल के अंदर एडमिन भी हमारा सेव है, उसका डेटा हम नहीं लाना चाहते। तो जो सादे यूजर हैं उनकी डेटा टाइप हम 1 स्टोर करते हैं। जब हम क्यूरी लगाते हैं ना ऐड अंडरस्कोर पेशेंट्स में, यानी कि ये जो फॉर्म जब हमारा सेव होता है, तो इस फाइल के अंदर जो क्यूरी लगी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें यूजर की टाइप हम 1 सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मंगवा रहा हूँ कि सारे वो यूजर्स ले आओ जिनकी डेटा टाइप 1 है, ऑर्डर बाय यूजर आईडी के हिसाब से लेकर आओ। डिसेंडिंग का मतलब है उल्टी तरतीब से, यानी जो यूजर आखिर में सेव हुआ है वो सबसे पहले नजर आए। उसके बाद हमने क्या किया है, ये सारा जो डेटा है ये रिजल्ट में आके स्टोर हो जाएगा। फिर रिजल्ट को फेच अरे की मदद से हम रो में डालेंगे टेबल बना के, और वाइल लूप लगा हुआ है। अब वाइल लूप क्या करेगा, जब तक डेटा सारा खत्म नहीं हो जाएगा वो ये वाली सारी लाइनें प्रिंट करता रहेगा। यानी पहले सबसे पहले पहले यूजर का डेटा प्रिंट होगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और तब तक होता रहेगा जब तक यूजर खत्म नहीं हो जाते टेबल के अंदर। फिर हमने यहाँ पे ये टेबल का खाना बनाया, पहला खाना, और उसके अंदर हमने पीएचपी का कोड लगा के दोबारा से एको कमांड होती है प्रिंट के लिए। क्या प्रिंट करवा रहे हैं, डॉलर रो में चूंकि सारा डेटा पड़ा हुआ है तो जो भी यूजर का फर्स्ट नेम है वो प्रिंट करवा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये चीज प्रिंट हो जाएगी, अहमद। उसके बाद हम अगले खाने के अंदर, ये जो हमारा दूसरा खाना है, इसके अंदर एको की मदद से हम क्या चीज प्रिंट करवा रहे हैं, लास्ट नेम। और इसी तरह फिर तरतीब से हमने बाकी चीजें प्रिंट करवाई हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास हाइट का और वेट का जो तीन तीन दफा प्रिंट हुआ है ना, सॉरी, हाइट 3 दफा प्रिंट हुई हुई है और वेट 2 दफा, तो वो किस तरह से हमने किया वो देख लें। देखिए हाइट हमारे पास सबसे पहले तो हमने सिंपल हाइट प्रिंट करवाई है, क्योंकि डॉलर रो में सारा डेटा है, तो जो भी हाइट है वो हमने प्रिंट करवा दी है। उसके बाद हमने ये 2 लाइनें शो करवाई हैं, एज इट इज प्रिंट हो जाती हैं। जो चीज ऑरेंज कलर में है वो कांस्टेंट है, यानी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सिवाय ये जो पीएचपी के कोड के अंदर है, यानी कि अगर डॉलर रो के बाद ये इस ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज ऑरेंज कलर में है तो फिर वो कॉलम का नाम होगा। और ये कॉलम का नाम हम कहाँ से उठा रहे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस को आप ओपन करें और यहाँ पे अपने डेटाबेस में जाएं, प्राइवेट ट्यूटर के नाम से होगा। ये आ गया, ये यूजर वाला टेबल है। ये देखें, ये इसके सारे कॉलम्स के नाम है। ठीक है, ये सारे कॉलम्स इसमें बने हुए हैं, तो इधर का डेटा हम उठा रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, हाइट जो है अब उसको मैंने किस में शो करना था, फीट्स के अंदर। ठीक है, ये देखें ना, सबसे पहले जो मेरी हाइट है वो शो हो रही है सेंटीमीटर में, अब मैंने उसको फुट में शो करना है। तो 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो भी मेरी हाइट थी उसको मैंने डिवाइड करके 30 से और प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, ये डॉट और ये साइड पे डॉट लगाने का मकसद यही है कि इनको इनके बीच में प्रिंट करा दो। फिर आगे ये 2 खड़ी हुई लाइनें मैंने प्रिंट की, और फिर मैंने हाइट को 100 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे फिर ये मीटर्स में हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये हाइट भी शो की है। और वेट किस तरह से है, सबसे पहले तो मैंने वेट को एज इट इज प्रिंट करवाया है जो भी था। उसके बाद 2 लाइनें मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई एज इट इज, और फिर मैंने वेट को डिवाइड किया 1.65 में, क्योंकि 1 केजी के अंदर 1.65 पाउंड होते हैं। तो उस वजह से फिर मैंने 1.65 पे डिवाइड किया, तो वेट जो है मेरा वो डिवाइड होके केजी में आ जाएगा, पहले पाउंड्स में था, तो ये मेरे पास पाउंड्स में भी शो हो गया। ठीक है जी। और दैट्स इट, ये हमारा जो है वो डेटा यहाँ पे शो हुआ है जितने भी यूजर्स का है।
अब हमारी मेन आखिरी चीज आ जाती है कि जब हम फॉर्म के जरिए से डेटा पोस्ट करते हैं तो डेटा वो किधर जा रहा है, वो जा रहा है ऐड पेशेंट पे। तो वो वाला पेज हम ओपन करते हैं। अब इसमें देखें, जब हम बाय फॉर्म डेटा पोस्ट करेंगे तो वो सारे का सारा डेटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। बाय पोस्ट हम उनको फिर अलग अलग करेंगे। जो फर्स्ट नेम आ रहा है उसको हम एफ नेम में डालेंगे। अच्छा, ये अलग अलग कैसे करते हैं? देखिए, जो फॉर्म होता है ना, मिसाल के तौर पे ये पहला डब्बा था, इसका इसके अंदर हमने लिखना क्या था, फर्स्ट नेम, लेकिन इसका नाम हमने डब्बे का क्या रखा हुआ है, एफ नेम। तो ये जो नाम हमने रखे होते हैं डब्बों के, इनके हिसाब से फिर आगे इनको हम अलग अलग करते हैं। तो जैसे ये एफ नेम के हिसाब से अलग करके इसको फर्स्ट नेम में डाल दिया, एल नेम यानी कि लास्ट नेम को इसमें, जेंडर को इसमें, हर एक चीज को बाय पोस्ट जो आई है उसको हमने अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर किया है। आगे क्यूरी लगाई है। क्यूरी क्या लगाई है, इंसर्ट कर दो यानी सेव कर दो इनटू यूजर्स, यूजर वाले टेबल के अंदर। फिर आगे हमने उसे कॉलम्स की तरतीब बताई है कि कौन कौन से कॉलम्स में डेटा स्टोर करना है। तो हमने उसे कॉलम्स की तरतीब बताई एज इट इज, जैसे कि हमारे पास लिखी हुई थी डेटाबेस के अंदर। ये एज इट इज हमने उसे तरतीब बताई, और तरतीब बताने के बाद आगे हमने उसे बोला कि वैल्यूज कहाँ से उठाओ, यानी इन कॉलम्स में डेटा तो सेव करना है लेकिन उनकी वैल्यूज कहाँ से लेनी है। तो वैल्यूज आगे बता के फिर ब्रैकेट लगाई, और सिंगल कोटेशन के अंदर हमने उन वेरिएबल्स के नाम देना शुरू किए जिनके अंदर बाय पोस्ट डेटा हमने स्टोर करके रखा हुआ था। और हर वेरिएबल के बाद हमने कॉमा लगाया है सेपरेट करने के लिए। तो इस तरह से हमने ये सारे वेरिएबल्स यानी कि जो जिनमें वैल्यूज थी बाय पोस्ट सेव हुई हुई, उनको हमने उसी तरतीब से लिखा जिस तरतीब से कॉलम्स के नाम थे। यानी फर्स्ट नेम पहले था तो सबसे पहले एफ नेम वाला वेरिएबल आएगा, फिर लास्ट नेम था तो फिर लास्ट नेम वाला वेरिएबल, फिर जेंडर था तो जेंडर वाला वेरिएबल, डेट ऑफ बर्थ था तो डेट ऑफ बर्थ वाला वेरिएबल, और आखिर में अगर आप देखें तो आखिरी कॉलम था यूजर टाइप का। उसके अंदर मैंने वेरिएबल की वैल्यू नहीं डाली बल्कि सिंपल वन लिख दिया है, क्योंकि ये जितने भी यूजर हैं ये सारे हमने एज ए सिंपल यूजर स्टोर करने हैं, तो इन सब की डेटा टाइप वन ही होगी। उसके बाद मैंने एको यानी प्रिंट किया, और प्रिंट में मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट के जरिए से एक मैसेज बॉक्स शो करवाया कि न्यू पेशेंट डेटा हैज बीन एडेड। और उसके बाद अगली कमांड मैंने दिया है विंडो डॉट लोकेशन, यानी चले जाओ किसी पेज पे, और आगे पेज का नाम भी मैंने बता दिया है कि पेशेंट्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे चले जाओ। तो ये हमारे पास मैसेज जो है वो तब शो होता है जब रिकॉर्ड हमारा सारा सेव हो चुका होता है। तो अगर आपको आपका सुपरवाइजर ये कहता है कि जी जब आपका रिकॉर्ड सेव हो जाए तो फलानी चीज लिखी हुई आ जाए, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे चेंज करोगे। ठीक है, इन दो सिंगल जो आपके पास ये कॉमर्स है, इनके दरमियान में ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह जो आप लिखोगे वो एज इट इज शो हो जाएगा। और इस तरह से आप अगले पेज पे वापस पहुंच जाते हैं पेशेंट्स डॉट पीएचपी पे। तो ये आपके 3 सफ़े हैं टोटल जिनकी आपने तैयारी करनी है। पहला इंडेक्स है, फिर पेशेंट्स है, और फिर ये ऐड पेशेंट्स है। अब आपने ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा ताकि बाद में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो आप डिटेल से आराम से देख के उसको रिपीट कर सकें। कोई आपका क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछ लें, फिर आपको एक दो चीज़ें मैंने और बतानी है। सर क्लियर है। ठीक है। आपका वाइवा जो है वो उसके लिए ईमेल आपको वीयू की ईमेल पे आएगी, वो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। उसमें सुपरवाइजर जो आपसे पूछेगा और आपने जिस तरह से स्टार्ट लेना है, आपसे जब वो बोलेगा कि जी अपना प्रोजेक्ट मुझे रन करके दिखाएं, तो आपके पास ये जैम्प पहले से चला हुआ होना चाहिए, और अपने डेटाबेस के अंदर सॉरी ब्राउजर के अंदर आपकी इस तरह से ऐप पहले से ओपन हो। फिर जब वो आपको बोलेगा कि रन करके दिखाएं तो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद उसको बताना है कि सर ये इस तरह से मेरे सारे यूजर्स का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है जैसा कि रिक्वायरमेंट थी। फिर नया यूजर आपने उसे ऐड करके दिखाना है कि सर ये ऐड पेशेंट पे क्लिक करने से फॉर्म आता है, इसमें सारे यूजर का डेटा हम दे के ऐड प्रोफाइल करते हैं तो डेटा यहाँ पे ऐड हो जाता है और शो हो जाता है। दैट्स इट, ये आपका प्रोजेक्ट था। फिर वो आपसे पूछेगा कि फलानी चीज की कोडिंग दिखा दे। मिसाल के तौर पे आपको बोल सकता है कि ये जो लास्ट नेम है, बल्कि वो आपको ये बोल सकता है मिसाल के तौर पे कि जेंडर है, जेंडर बाद में शो हो, डेट ऑफ बर्थ पहले शो हो जाए, ये मुझे करके दिखाएं। तो आपने फौरन से जाना है पेज पेशेंट्स डॉट पीएचपी पे, क्योंकि टेबल उस पर पड़ा हुआ है। तो हम पेशेंट्स डॉट पीएचपी पे गए। अब हमने देखना है कि ये जेंडर वाला कहाँ पे लिखा हुआ है, खाना। तो नीचे जाएंगे जहाँ पे टेबल हमने बनाया था, ये देखिए ये जेंडर वाला खाना है और ये डेट ऑफ बर्थ वाला। वो कहता है डेट ऑफ बर्थ पहले आ जाए, तो ये पूरी लाइन आपने कट कर लेनी है और यहाँ पे ऊपर इसके पेस्ट कर देनी है। कंट्रोल एक्स से कट होती है और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगी, ये सेव कर लेनी है। इसके बाद नीचे भी इसी तरह से करना है।
डेट ऑफ बर्थ वाली पूरी लाइन ये वाली कट कर लेनी है और जेंडर से ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब अगर मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ पहले है, जेंडर बाद में है। तो ये चेंज भी आपसे करवा सकता है, प्लस आपको वो ये भी बोल सकता है कि जी ये जो आपका नाम और आईडी लिखी हुई है इसको जरा कुछ और लिख के दिखाएं इसकी जगह। तो आपने देखना है फिर आपका नाम और आईडी किधर लिखी हुई है। तो ये सबसे ऊपर जहाँ पे फॉर्म से भी पहले ये आपके पास सेंटर वाले टैग के अंदर ये लिखा गया निमरा जावेद और आगे आपकी आईडी। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की जो भी वो चीज बोलेगा वो आप लिख के दिखा सकते हैं। इसी तरह से आपको वो ये भी बोल सकता है कि जी ऐड पेशेंट है, जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो ऐड न्यू पेशेंट लिखा हुआ है इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ आ जाए। तो फिर आपने मॉडल देख लेना है कि मॉडल आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये ग्रीन कलर की हेडिंग है मॉडल की, इसके अंदर ये देखें ये हेडिंग है, ये ऐड न्यू पेशेंट, ठीक है। तो इसकी जगह आपने वो जो भी बोलेगा वो आपने लिख के इसको कंट्रोल एस से सेव करना है और यहाँ पे जाके जब आप दोबारा से रिफ्रेश करके पेज को क्लिक करेंगे तो वो नया कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ऐड न्यू पेशेंट की जगह सिर्फ ऐड पेशेंट आ जाए। ये मैंने सेव किया, इधर गया F5 से रिफ्रेश किया, ऐड पेशेंट पे क्लिक किया, ये देखो सिर्फ ऐड पेशेंट आ रहा है। दैट्स इट। ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। क्यूरीज वो पूछ सकता है कि किधर लगी हुई है। मिसाल के तौर पे वो आपको बोलेगा कि ये जो डेटा आपको शो हो रहा है, ये जो डेटा आपने मंगवाया है डेटाबेस से, इसकी क्यूरी दिखाएं किधर लगी हुई है। तो इसकी क्यूरी लगी हुई है हमारे टेबल में। ये हमारा टेबल है, उसकी हेडिंग ये सारी हमारे पास बनी हुई है। फिर उसके बाद ये बॉडी जहाँ पे स्टार्ट होती है उसके नीचे ये PHP वाली ये क्यूरी है, ठीक है, और एग्जैक्ट क्यूरी ये लगी हुई है। तो ये आपने उसे बता देना है कि सर ये लगी हुई है क्यूरी। उसके अलावा वो ये पूछ सकता है कि ऐड पेशेंट पे क्लिक करने से ये जो डेटा आपका सेव हो रहा है वो सेव वाली क्यूरी किधर है। तो वो आपने फिर देख लेना है कि ये जो फॉर्म है, जब हम फॉर्म को पोस्ट करते हैं तो डेटा कहाँ पे जाता है, डेटा जाता है ऐड पेशेंट पे। फिर आपने वो पेज ओपन कर लेना है और आपने बताना है कि सर ये देखें ये क्यूरी लगी हुई है, ठीक है जी। तो ये वो आपसे चीज़ें पूछ सकते हैं मेन मेन जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। फिर भी आपका कभी भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और जब भी आपकी वाइवा की डेट आए तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।